गुड मॉर्निंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो भी आपके सामने सिलेबस है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड, उसकी आपको जो हाइलाइट्स हैं उनसे ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और अगर आप गेट के जो पेपर्स हैं उनको कंसल्ट कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। फ़िलहाल हमने शुरुआत करने के लिए 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाने का फैसला किया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन न्यूक्लियस के साइज को जानने से है। सिंपली देख लीजिए, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए 10 to the power minus 4 मीटर, 10 to the power minus 7 मीटर, सी में 10 to the power minus 11 मीटर, डी में 10 to the power minus 15 मीटर। ये कई बार हम लोग बातों बातों में डिस्कस कर चुके हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है, 10 to the power minus 15 मीटर। जस्ट आपकी शुरुआत करने के लिए बेसिक चीज से शुरू की मैंने। ये तो रही बात न्यूक्लियस के साइज की। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमने इसमें दिया है 10 to the power 11 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 to the power 13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 to the power 15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने क्लास में कभी भी डिस्कस करते समय आपके सामने रखा 10 to the power 11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। अगर इसको मीटर का क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आएगी। आप चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर पेपर में 10 to the power 11 आता है तो यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन ये 10 to the power 11 वाला हमने यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही लिखनी है, मतलब समझ लीजिए। अब और एक बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं न्यूक्लियस के साइज को इन्वेस्टिगेट करने के, तो कौन कौन से हैं। मैंने एक में 2 मेथड एक साथ लिख दिए हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, दूसरा अल्फा स्कैटरिंग मेथड, तीसरा अल्फा डीके मेथड और चौथा है आइसोटोपिक शिफ्ट इन लाइन स्पेक्ट्रम। मैं समझाने की ज़रूरत यहाँ नहीं महसूस करता हूँ। आप बुक को, मैं समझता हूँ आपके पास पांड्या यादव इजीली अवेलेबल है, उसको पलट के देखिएगा। मोटी मोटी जो खास हाइलाइट्स हैं उन्हीं से हमने ये क्वेश्चन सेट कर दिया है। तो एक्चुअली ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो एक इंडिविजुअल तो आप टिक करेंगे नहीं। ये डी में लिखा है ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये न्यूक्लियस के साइज को इन्वेस्टिगेट करने वाले एक्सपेरिमेंट्स के जो मेथड थे उनके बारे में। अब ये भी एक आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर एक आपने उसको डिसइंटीग्रेट करने वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया, प्रोटॉन से बम्बार्ड कराया, उसका फिजन कराया, एक थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशंस का आउटपुट निकल के आया है वो
एक आइडिया आपके को होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। द वर्क डन इन मूविंग in removing a neutron from a nucleus, न्यूक्लियस से in removing a neutron from a nucleus is of the order of, किस ऑर्डर की हमको एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर खींचा जा सके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए या मिलियन इलेक्ट्रॉन, मिलियन का मतलब आप जानते हो, बिलियन का भी मतलब जानते हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत बड़ी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तब कहीं एक न्यूट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से। तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आप इसको मेमोरी में सेट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमने आपकी मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस से संबंधित लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने तो इसमें लिख रखा है, आपको मैं यहाँ से पढ़ के सुनाई देता हूँ, आप इसमें बोर्ड में देखते जाइए। एज पर मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस प्रपोज्ड बाय एच युकावा, which option is correct to show the exchange of pi meson between the nucleons? न्यूक्लियन कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। आपने ये भी पढ़ा कि 3 टाइप के पाई मेसॉन्स होते हैं, पाई प्लस भी होता है, पाई माइनस भी होता है, पाई न्यूट्रल भी होता है। पी का पी में कन्वर्जन, एन का एन में भी कन्वर्जन होता है। ये मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एज प्रपोज्ड बाय एच युकावा का बेसिक है। तो हमने इसी में क्वेश्चंस लिखी कि इसमें कौन सा ऑप्शन एज पर मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस proposed by H. Yukawa, which option is correct to show the exchange of pi meson between the nucleons? न्यूक्लियन के बीच में क्या होता है? पहला हमने लिखा है n, ये चेंज होता है न्यूट्रॉन प्लस पाई मेसन, माने पाई मेसन उसमें ऐड हो गया n में, तो वो कौन सा रूप बरकरार रखता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के रूप में, माने इसके इक्वल ये होता है। दूसरा भी है, प्रोटॉन में अगर पाई मेसन ऐड होता है तो भी वो प्रोटॉन के रूप में रहता है, p प्लस पाई न्यूट्रल इक्वल टू p। डी में हमने लिखा कि n में अगर पाई प्लस मेसन ऐड हो जाता है तो वो प्रोटॉन का रूप ले लेता है। और दूसरा एंड देन साथ में ये भी घटना होती है कि न्यूट्रॉन में पाई प्लस मेसन ऐड होता है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तीसरी हमने लिखी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के रूप में आना या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के रूप में, कि प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट है? न्यूट्रॉन माइनस पाई माइनस न्यूट्रॉन, यानी इसमें से एक माइनस चला गया, ये न्यूट्रल होता है तो प्लस पॉजिटिव हो गया, यानी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। एंड देन पी में अगर पाई मेसन माइनस जुड़ जाता है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी p प्लस पाई माइनस इक्वल टू n। तो इसमें देखिए एक न्यूट्रल पाई मेसन वाली हमने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी है, यहाँ पाई प्लस मेसन के एक्सचेंज वाली इक्वेशन लिखी है, यहाँ पाई माइनस मेसन एक्सचेंज वाला इक्वेशन लिखा है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी प्रोटॉन प्लस वाली में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें रूप नहीं बदल रहा है लेकिन एक्सचेंज हो रहा है, पाई प्लस मेसन का न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के रूप में रह रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के रूप में रह रहा है। इस तरीके से इसमें एक डी ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दी अबव। जब आप पढ़ेंगे बुक में एक समराइज करके देखेंगे तो आप देखेंगे यही इनका बेसिक है, जिसमें ये तीनों ही
घटनाक्रम होते हैं जो कि 3 इक्वेशन से शो करे गए हैं। तो पहली ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि हम ऑल ऑफ द एबव को सेलेक्ट करेंगे अपने आंसर को। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को दी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिया है, इसी न्यूक्लियर फोर्सेस वाले चैप्टर से मैंने बनाया है। इसमें लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियन स्कैटरिंग आपके कोर्स में है। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियन NN का मतलब न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियन स्कैटरिंग आपके सिलेबस में लिखा है। समय बचाने के लिए NN स्कैटरिंग हमने लिख दिया है। स्कैटरिंग अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियन स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, इन CM सिस्टम। आप जानते हो कि एक लेबोरेटरी फ्रेम में हम स्कैटरिंग करा सकते हैं और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट करा सकते हैं। आपके बुक में जो सॉल्व किया गया है CM फ्रेम में किया गया है वही इम्पोर्टेंट भी है। CM सिस्टम द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज लगाए जाएंगे। द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। क्योंकि अब आपको सिलेबस को समराइज करना है, एनर्जी एंड मोमेंटम, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। फॉर एन इलास्टिक इवेंट, माने इलास्टिक कोलिजन्स हैं, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया गया है। और इलास्टिक इवेंट लिखने का ढंग है क्वेश्चन को, इलास्टिक इवेंट। रिक्वायर दैट आप बुक देखेंगे, उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया है। आफ्टर द कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन तो आप जानते ही हैं, आफ्टर द कोलिजन मैंने समरी से बनाया है। न्यूट्रॉन की स्पीड को Vn कह सकते हैं, एंड प्रोटॉन इसकी स्पीड को इन्होंने Vp से डिनोट किया है। हैव द सेम वेलोसिटी, अब समान तो वेलोसिटी हमने कह दिया, लेकिन वाकई जो VCM के टर्म्स में है वो क्या होगी? VCM इक्वल टू V0, दूसरा V इक्वल टू VCM इक्वल टू V0 के बराबर। C में हम VCM इक्वल टू V0/2 और D में नन ऑफ दिस। अब आप अपनी बुक निकाल के देख लीजिएगा, पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। लास्ट में डेरिवेशन के बाद ये निकाला गया है VCM इक्वल टू V0/2, तो इसका सही आंसर C है कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है वो V0/2 के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप समझिए। जस्ट मैंने आपको इनिशिएट किया है, और अगर आप चाहेंगे तो आगे हम चैप्टर वाइज और वीडियोस अपलोड कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 ले रहे हैं, स्कैटरिंग से संबंधित ही है। एक्सपेरिमेंट्स गिव the values of scattering cross section। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपके सिलेबस में है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन
सिग्मा ऑर्थो एंड सिग्मा पैरा। सिग्मा से डिनोट करते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को, ये आप जानते हो। पैरा और ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। इनको हम लोगों ने कंसीडर किया है उस टॉपिक को डील करने के लिए। पैरा हाइड्रोजन विद वेरी लार्ज डिफरेंसेस, विद जो निकल के आया है इनमें दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा आया। लार्ज डिफरेंसेस डिफरेंसेस क्या है? सिग्मा जो ऑर्थो निकल के आया है वेरी वेरी ग्रेटर देन सिग्मा पैरा, ये डिफरेंस है। दिस वास्ट डिफरेंस सजेस्ट दैट, जो थ्योरेटिकल कंसीडरेशन के बाद डिटेल में जो कंक्लूजन आया उसके सजेशन क्या निकला? दिस वास्ट डिफरेंस, जो डिफरेंस आया उससे मतलब क्या निकला? डिफरेंस सजेस्ट दैट ऑप्शन ए की सिंगलेट एंटी स्कैटरिंग लेंथ, स्कैटरिंग लेंथ के रूप में आपके सिलेबस में हाईलाइटेड है, ध्यान रखना। AS से डिनोट किया गया उसको, इज नेगेटिव। क्या ये ऑप्शन सही है? ये हमें देखना है। दूसरा ऑप्शन हमने लिया है द NP फोर्स माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है इज स्ट्रॉन्गली स्पिन डिपेंडेंट। माने आप जानते हो न्यूक्लियर फोर्सेस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। तो वो NP फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगने वाला। आपके पास पता है कि न्यूट्रॉन के पास तो कुछ भी नहीं होता है, स्पिन होती है। प्रोटॉन के पास चार्ज भी है पॉजिटिव और स्पिन भी है। ये स्पिन को मतलब निकाल रहे हैं स्पिन डिपेंडेंट, स्ट्रॉन्गली स्पिन डिपेंडेंट। हमने इसमें सी लिखा है। बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट, और डी में लिखा है हमने नन ऑफ दीज आर करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। ये हो सच्चाई ये है। जब आप उसमें पढ़ेंगे, हम इस बहाने आपको जब आप पलट के देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप खुद क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो इसमें यही कंक्लूजन दोनों निकल के आए थे न्यूक्लियन स्कैटरिंग के। स्कैटरिंग लेंथ वाला जो टॉपिक है जिसकी थ्योरी डिस्कस करी गई है, दो कंक्लूजन निकले थे। द सिंगलेट एनपी स्कैटरिंग लेंथ AS नेगेटिव होती है, दूसरा NP फोर्स इज स्ट्रॉन्गली स्पिन डिपेंडेंट। दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ A and B आर करेक्ट। तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के बीच में आए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया है, और उससे कंक्लूजन थ्योरेटिकली भी निकला और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है, जो कि हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दायरे में नहीं लिख पाए हैं। लेकिन मतलब की बात हमने आपको बताई, इसमें और दाएं बाएं क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल टाइप के और जनरल क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं पढ़ के सिर्फ सुना देता हूँ। सर जे चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स बाय बम्बार्डिंग। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में, आपको पता है। तो बेरिलियम न्यूक्लियस लिया या पोलोनियम लिया या पैराफिन लिया, तीन बातें हैं।
चूँकि बहुत सारे साइंटिस्ट अदर जो काम कर रहे थे जिनको सफलता नहीं मिली थी, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग करा रहे थे। जैसे रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो लोग जो है डिफरेंट न्यूक्लियाई ट्राई कर रहे थे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्ड करा रहे थे। लेकिन सर जे चैडविक ने जो एक तरीके से सेट लिया था, बेरिलियम, ऑप्शन दे रहा हूँ, बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स, क्या ये सही है? नहीं सही, गलत है। बी में बेरिलियम विद प्रोटॉन्स, बेरिलियम विद प्रोटॉन्स। तीसरा ऑप्शन लिख दिया है पोलोनियम विद प्रोटॉन्स। डी में लिख दिया है पैराफिन विद अल्फा पार्टिकल्स, पैराफिन विद अल्फा पार्टिकल्स। ये सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये बड़ी सिंपल सा है। इसका बी ऑप्शन सही है। बेरिलियम न्यूक्लियस लिया था, प्रोटॉन से बम्बार्ड कराया था, यही आपको ठीक करना है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बेरिलियम न्यूक्लियस पे प्रोटॉन से बम्बार्ड कराया था और फिर उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने बीटा डीके से लिया हुआ है। इन बीटा डीके न्यूक्लियाई इमिट, न्यूक्लियस से क्या इमिट होता है? न्यूक्लियाई इमिट नंबर 1। बीटा डीके आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत डीप में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। डी में हमने दिया है हीलियम न्यूक्लियाई ओनली, हीलियम न्यूक्लियाई ओनली, ओनली। इलेक्ट्रॉन्स एंड हीलियम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई। और डी ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, है ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर। आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसलिए हीलियम लिखा गया है। अल्फा पार्टिकल लिख देते तो कंफ्यूजन क्रिएट ना होता बीटा डीके। बीटा डीके में अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से इमिट होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसमें भी हीलियम लगा दिया है, ये भी गलत है। अब बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये आप न्यूट्रॉनों तक पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस में आ चुका है कि बिना न्यूट्रॉनों के बीटा पार्टिकल्स का एमिशन नहीं होता। ये डी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही जनरल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जान लीजिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में या तो हम पहले बेसिक सारे करा दें और उसके बाद गेट के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। आप जानते हो कि आप एटम के केस में फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स की बोर ने जो एटम मॉडल दिया, बाद में समरफील्ड ने भी उसमें करेक्शंस किए, ऐसे ही न्यूक्लियस के मॉडल्स हैं। न्यूक्लियस के मॉडल तो आपके सिलेबस में भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी है, सेल मॉडल भी है, कलेक्टिव मॉडल भी है, आप अच्छे से जानते हैं। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स विद इन द न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। ये एग्जिस्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को समझाता जाता हूँ, मतलब क्योंकि आप पढ़ने से उतना मतलब अपने एंगल से सब लोग निकालते हैं। इज सोन बाई द इमिशन ऑफ, इज सोन बाई, ये सिद्ध किससे होता है कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। इमिशन किस चीज से शो होता है? नंबर 1 गामा रेज, बी में अल्फा पार्टिकल्स के इमिशन से प्रूव होता है कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। सी में न्यूट्रॉनों के इमिशन से होता है, न्यूट्रिनोज, और डी में पॉजिट्रॉन्स के इमिशन से सिद्ध होता है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, गामा रे के इमिशन से आपके कोर्स में बीटा लिखी हुई है, गामा लिखी हुई है। तो गामा रेज के इमिशन से ये प्रूव होता है या शो होता है, दिखता है कि न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसा प्रूव होता है। आज तो मैंने जस्ट शुरुआत की है, आगे चल के अगर जैसा कि सुबगाहट है कि ऑब्जेक्टिव पेपर भी ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इस लिहाज से कि आप अपने सिलेबस को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समराइज कर लें, हमने कुछ सैंपल के तौर पर क्वेश्चंस आपके सामने रखे। इनको आप पढ़िए, बुक पलटिए, इन क्वेश्चंस को आप बुक में ढूंढ के मिलान करिए, उससे आपका माइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खुद बनाने के लेवल में पहुंच जाएगा। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। मैं आज ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।